ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। जैसे हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, वैसे हमें किसके बारे में पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। अच्छा बताओ, इसको सिस्टम क्यों कहते हैं? रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? सांस लेना, है ना, सांस लेना। तो इसमें सिस्टम क्यों लगा हुआ है? जैसे जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो डाइजेशन का मतलब होता था पाचन, लेकिन उसके सामने लगा हुआ था पाचन तंत्र। क्यों? क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। और मैंने कहा था जब बहुत सारे, एक से अधिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तब उसे हम एक सिस्टम कहते हैं, एक तंत्र कहते हैं। तो वैसे ही सांस लेने की प्रक्रिया में हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सांस लेने की प्रक्रिया को, सांस लेने की सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतना क्लियर हुआ पहले? ओके। अच्छा, एक बात बताओ, रेस्पिरेशन होता क्या है? अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, या सांस लेना क्या होता है? सांस लेने को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? भाई, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये दोनों मिल करके कहलाती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे कहेंगे? सांस को लेना और सांस को छोड़ना। देखो, सांस जब हम अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन। इन मतलब अंदर, इनहेलेशन। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एग्जिस्ट कर दो, यानी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, समझ में आया? तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज नथिंग बट द इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन प्रोसेस। यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, रेस्पिरेशन। समझ में आया? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। इतना क्लियर हुआ? अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग सांस किससे लेते हैं? अभी मैं सिस्टम के बारे में समझाऊंगा कि क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। पहले एक मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि बताओ सांस किससे हम लोग लेते हैं। हम लोग सांस, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ सांस हम लोग नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, या हम लोग फेफड़े से लेते हैं? फेफड़ा। नाक को क्या कहते हैं? नोज। मुंह को माउथ। फेफड़ा को लंग्स। बताओ, हम सांस लेते किससे हैं? तो हम सांस लेते हैं लंग्स से। नाक या मुंह हमें सांस लेने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। कैसा रास्ता प्रोवाइड करते हैं? जैसे अगर तुम्हारा नाक बंद कर दिया जाए तो तुम किससे सांस ले सकते हो? मुंह से सांस ले सकते हो, है ना। मुंह बंद कर देंगे तो नाक से सांस ले सकते हो। नाक और मुंह अगर दोनों बंद कर दिया जाए तो, नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए तो भी तुम सांस ले सकते हो एक जगह, उसको कहते हैं ट्रैकिया। इसके लिए मैं एक इमेज दिखाता हूँ। ये मूवी देखी है विजय थलपति की, है ना। इसमें डॉक्टर रहता है ये, और एक महिला एयरपोर्ट पर क्या हो जाती है, कुछ पीते पीते अचानक से बेहोश हो जाती है। मैं समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या हुआ था और क्यों बेहोश हुई थी। बस यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये डॉक्टर के रोल में रहता है, तो डॉक्टर ये क्या करता है, इसके यहाँ गले में यहाँ छोटा सा चीरा लगाता है, और चीरा लगा करके पाइप के जरिए यहाँ पर फूक मारता है। फूक मारता है तो सांस अंदर जाती है और इसके मुंह से जो भी चीज अटका रहता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखो जहां पर इसने इसका चीरा लगाया था ना, यहाँ, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया। तो ऐसा अज्यूम करो,
अगर कोई इंसान है जिसको इतनी भारी चोट आई है तो उसका मुंह भी सिला हुआ है, नाक भी टूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो सांस कैसे लेगा? वो अपने ट्रैकिया से लेगा। उसके ट्रैकिया में छेद करके एक पाइप डाल दिया जाता है, जिससे वो सांस को, हवाओं को खींचता है। तो हवा को दरअसल वो खींचता है किसका इस्तेमाल करके? तो खींचता है फेफड़े का इस्तेमाल करके। ये फेफड़ा ही है जो एक पंप का काम करती है ना? फेफड़ा पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा, और पचकने फूलने से हम हवाओं को अपने अंदर भर लेते हैं। तो चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो, चाहे ट्रैकिया हो, ये एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं हवाओं के लिए। लेकिन सांस लेने का मेन काम किसका होता है? लंग्स का, फेफड़ों का। समझ में आया? तो हम सांस किससे लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो अब जैसे तुम्हारा नाक टूट गया तो भी सांस ले सकते हो, मुंह टूट गया तो भी सांस ले सकते हो। कैसे? ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई ट्रैकिया भी टूट गया तो, अरे भाई कोई तो एक रास्ता चाहिए ना जहां से हम हवा ले जा सके। लेकिन अगर तुम्हारा फेफड़ा ही काम करना बंद कर दे तो तुम्हारा नाक रहे, मुंह रहे, ट्रैकिया रहे, किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं है। ठीक है। हाँ। तो अब हम ये समझते हैं कि हम, जैसे हम कहते हैं हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो क्या हम डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं? क्या लगता है, डायरेक्ट हम ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं। जब हम ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम हम लेते हैं एयर। क्या लेते हैं? एयर। और एयर किसे कहते हैं? एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है भाई? तो हमारे एयर में हमें देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन, वो O2 से लिख दूं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। मेनली मेनली हमारे एयर में 3 गैसों का मिश्रण होता है, एक ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, हवाओं में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना है? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.03%। 0.03%। समझ में आया? हाँ। ओके। देखो, हमारे हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, समझ में आया? हम पूरा का पूरा हवा लेते हैं। और जब कभी भी हवाओं में, मतलब कि इतने सारे गैस मिक्स हो जाते हैं, तो इनका जो अणुभार होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट, वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट के। समझ में? इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, जब हम पूरा श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं समझाऊंगा कि क्यों अगर हमें प्योर ऑक्सीजन दिया जाए ना तो हमारे फेफड़े फेल हो जाएंगे, हमारा फेफड़ा ब्लास्ट कर जाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। जब भी हम कहीं ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, या हम कभी समुद्र के गहराइयों में जाते हैं, या हम वेंटिलेटर पर होते हैं, तब हमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम या कोई दूसरे गैसें को मिक्स करके दिया जाता है, ताकि जो प्योर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है उसे कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि हम बचपन से, जब से पैदा होते हैं, हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एयर। एयर, और एयर में इतनी सारी गैसेस मिक्स होती हैं। जैसे यूं समझो, जैसे कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसे तुम प्योर दूध दे दो, प्योर दूध पिलाओ, तो उसका जो लीवर है वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब काम नहीं करेगा और उसका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए जो माता होती है, जैसे कि जो माँ होती है, अगर जिनको दूध नहीं बन रहा होता है तो वो क्या करते हैं, पाउडर लेकर के आती हैं, दूध का पाउडर होता है, उसमें पानी डाल करके उसको एकदम पतला बनाती हैं। या अगर गाय भैंस का दूध है तो मोस्टली उसे पानी डाल करके एकदम पतला बनाती हैं। क्यों पतला बनाती हैं? ताकि उसका जो लीवर है, पेट है, उसे सह सके। वैसे ही जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के हम हवा को लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन को नहीं। समझ में आया? मैं बाद में बता दूंगा कि भाई इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। समझ में? ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना बताओ कि
हम लोग जो ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग किसे कहेंगे? इनहिलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग हम किससे करते हैं? तो हम लंग्स से ब्रीद करते हैं। नाक हो, मुंह हो या ट्रैकिया हो, ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है हमारे सांस के लिए, हमारे अंदर जो हवा जा रही है उसके लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद ब्रीदिंग में हम जो एयर लेते हैं, एयर में किसका किसका मिक्सर होता है? तो मिक्सर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन हवा में कितना होता है? 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्स देखो, इनहेलेशन देखो, हिंदी अपना डिक्शनरी होगा तुम्हारे पास तो उससे देख लेना, वो रहता ना हिंद खोज डिक्शनरी या मैरियम वेब डिक्शनरी आता है आजकल मोबाइल में, उसमें करके देख लेना, क्योंकि इसके जो हिंदी होते हैं जैसे निश्वास, निःश्वास, श्वास, ऐसे अलग अलग होते हैं, तो हिंदी देख लेना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। यही याद रखो, ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ओके। तो इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना। सांस को अंदर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं। और एयर में क्या क्या होता है भाई? तो एयर में होता है नाइट्रोजन N2 कितना परसेंट? 78%। फिर रहता है ऑक्सीजन O2 कितना परसेंट? 21%। और फिर होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब भी क्या छोड़ेंगे? एयर ही छोड़ेंगे। अरे लिया था एयर, जब अंदर गया था एयर, तो बाहर भी तो आएगा एयर ही, है ना? बाहर भी आएगा एयर ही। ऐसा तो है नहीं तुमने लिया एयर और छोड़ रहे हो हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है ना? हाँ, तो देखो, अब इसमें भी एयर ही आएगा। तो एयर में क्या क्या है? एयर में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर इनके रेशियो में थोड़ा सा चेंज आता है। नाइट्रोजन जितना गया रहता है उतना का उतना पूरा का पूरा वापस आ जाता है 78%। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, ये घट जाती है। क्यों घटती है? इसको जब हम अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हमारे कोशिका में रेस्पिरेशन, श्वसन कैसे होता है, तब उसमें समझा दूंगा। लेकिन ये कितना घटता है? ये 4% घट जाता है। ये लगभग 70% आता है बाहर। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 0.03% थी, वही बढ़कर क्या हो जाती है? 4.6%। मतलब कि लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन घट जाता है। इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं? भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 4% कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तभी तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कहते हैं ना, इस सांस छोड़ते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, एक गर्म गैस होती है। ऐसी गैस होती है गर्म। इसीलिए मुंह खोल करके जब सांस छोड़ रहे हो तो हाथ लगा के देखना, वो वो हवा जो है वो गरम गरम लगेगी। क्लियर हुआ? तो बताओ, हम जब इनहेलेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो सेम टू सेम जितना लिया उतना आ जाता है, ऑक्सीजन 4% घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ जाता है। मतलब इनडायरेक्टली 4% ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि हम, अच्छा पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो हम क्या है? इंसान है। इंसान किस में आते हैं? मैमल्स, एनिमल्स में। तो याद रखना, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स, मैमल्स किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स, वो सारे के सारे जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। जैसे
गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, गधा, ये सारे के सारे सांस किससे लेंगे? लंग्स से लेंगे। इनके पास लंग्स होती है, उसी से वो सांस लेते हैं। पक्षियां, पक्षियां अंडे देते हैं, तो पक्षियों में भी क्या होता है? बर्ड्स 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 भी सांस किससे लेती हैं? लंग्स से लेती हैं। ठीक है, बर्ड्स भी सांस लंग्स लेते हैं। इंसान किससे सांस लेते हैं? इंसान भी लंग्स से सांस लेते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से जो मछली होती है, मछली, फिश, अगर पूछेगा कि मछलियां किससे सांस लेती हैं, तो मछलियों के पास लंग्स नहीं होता है, उनके पास होते हैं गलफड़े। गलफड़े गलफड़े को हम कहते हैं गिल्स। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गिल्स से। गिल्स को क्या कहते हैं? गलफड़ा। ठीक है, मछलियां गलफड़े से सांस लेती हैं, गलफड़े से सांस लेती हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, और एक चीज यहाँ पूछता है, जैसे जो फ्रॉग होता है, मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग किससे सांस लेता है? तो देखो, फ्रॉग की ना 3 अवस्थाएं होती है, यानी 3 स्टेजेस में फ्रॉग होता है। एक, जब वो छोटा बच्चा होता है, चाइल्डहुड में चाइल्डहुड में रहता है, तो इस चाइल्डहुड को कहा जाता है टेडपोल। क्या कहते हैं? टेडपोल। और टेडपोल ये मछली के बच्चे की तरह ही होता है, और ऐसी कंडीशन में ये गिल्स से सांस लेता है। किससे सांस लेगा? गिल्स से। लेकिन जब वो जवान हो जाएगा, एडल्ट एडल्ट जवान हो जाएगा, तब उसका गिल्स उसके शरीर में चिपक जाता है और उसके बॉडी में डेवलप हो जाता है लंग्स। लंग्स यानी तब वो फेफड़े से सांस लेने लगेगा। इसलिए देखते होगे जब मेंढक पानी में रहता है तो हमेशा अपनी मुंडी बाहर निकाल निकाल के झांकते रहता है। क्यों झांकता है? क्योंकि वो बाहर मुंडी से अपने नाक के थ्रू सांस, हवा को लेता है अंदर, और उसका फेफड़ा खींचता है हवाओं को, क्योंकि अब उसका गिल्स बंद हो चुका है। अब वो क्या करेगा? अपने फेफड़े से सांस लेगा। इसलिए मेंढक बहुत समय तक पानी के अंदर नहीं रहता है, वो कुछ कुछ टाइम बाद ऊपर आते रहता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि पानी जलीय जीव है, पानी के अंदर होने के कारण उसके पास ये कैपेसिटी रहती है कि वो अपने सांसों को होल्ड कर सकता है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक वो अंदर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद, अच्छा, जब मेंढक मेजरली हमें कब देखने को मिलते हैं? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में हम अगर गांव में ऑब्जर्व किया रहेगा तो खेतों में अचानक से मेंढक निकल आते हैं। कहाँ से आ जाते हैं लोग, है ना? और जैसे ही बारिश चला जाता है वो कहाँ गायब हो जाते हैं। तो बारिश के जाने के बाद ये मेंढक उन्हीं खेतों में ना अंदर, जमीन के अंदर मिट्टी में दब जाते हैं, और ऐसी अवस्था को कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, सुसुप्ता अवस्था। सुसुप्ता अवस्था। और सुसुप्ता अवस्था में ये जो मेंढक होते हैं, ये उस मिट्टी में, कीचड़ में जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? तो अपने स्किन के थ्रू। अपने स्किन के थ्रू। उनके स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कीचड़ या मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेती हैं। तो बताओ, जब मेंढक छोटा होता है तो किससे सांस लेगा? गिल्स से। गिल्स से। बड़ा हो जाएगा तो लंग्स से। और जब सुसुप्ता अवस्था में चला जाएगा, हाइबरनेशन में मिट्टी के अंदर धंस जाएगा कई महीनों के लिए, तब वो किससे सांस लेगा? अपने स्किन से। अपने स्किन से। ठीक है, दिखाता हूँ। तो जैसे मेंढक है, और मैं मछली भी ले लूं, तो बात नहीं, मछली दिखा दूंगा मैं। इसकी कोई कमी नहीं है। मछलियों में क्या होता है? ये जो होता है उनका गलफड़ा, गिल्स। क्या कहते हैं इसको? गिल्स। तो मछलियां अपनी जो पानी में सांस लेती है किससे लेती हैं? गिल्स से। ये गिल्स में देखोगे तो जब मछली काटते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा व्हाइट कलर का थैली निकलता है। उसी थैली में इनका ऑक्सीजन स्टोर रहता है। पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन को इनका गिल्स सेपरेट कर लेता है, और सेपरेट करके उसी थैली में स्टोर कर देता है, जिसके जरिए वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है,
अब ये जो मेंढक रहता है, जैसे मेंढक का अंडा है, पहले अंडा थोड़ा डेवलप होगा, उसके बाद देखो ये आएगा, ये इसका क्या है, चाइल्डहुड फेज है। चाइल्डहुड फेज में इसे क्या कहते हैं, टेडपोल। टेडपोल, ठीक है, टेडपोल। उसके बाद धीरे धीरे इसका टेडपोल में मतलब ये गिल्स से सांस लेगा, मछली की तरह दिख रहा है ना। अब धीरे धीरे इसका पूंछ सब खत्म होते जाएगा और इसका जो गिल्स रहेगा वो भी इसके स्किन में चिपकते जाएगा। और फिर जब ये जवान हो जाएगा तब ये लंग्स से सांस लेने लगेगा, अपने नाक के जरिए हवा को अंदर लेगा और लंग्स से खींचेगा उसे, ठीक है, लंग्स से खींचेगा। क्लियर हुआ। पक्षी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। मैमल्स लंग्स से, मछली गिल्स से, फ्रॉग गिल्स से, ठीक है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन सा नंबर हो जाएगा जी, 8वां। इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीट। इंसेक्ट अपने ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया को कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं, श्वास नली। इनके पास जो कीट पतंगे होते हैं, इनके पास ये लंग्स नहीं होते हैं, वो अपने ट्रैकिया से सांस लेते हैं। तो कीट का एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। कॉकरोच दिखाई दे रहा है, देखो कॉकरोच है ये, और इसका ये वाला ये सब दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो व्हाइट कलर का है, ये सिस्टम क्या है, ये इसका ट्रैकिया है। अगर तुम कॉकरोच की मुंडी भी काट दो ना तो भी कॉकरोच जिंदा रहेगा 4 से 5 दिन तक। क्यों, क्योंकि इसके बॉडी में ऑक्सीजन जाता रहेगा, किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू। लेकिन 5 दिन के बाद ये मर जाएगा, 4 दिन 5 दिन के बाद मर जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि भाई इसका मुंह था तो मुंह से वो खाना खाता था, खाली हवा पी के थोड़ी जिंदा रहेगा। बॉडी को चलाने के लिए खाना खाना भी तो जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है खाना। इसीलिए जब इसका हम मुंडी काट देते हैं तब वो भूख से मर जाता है बेचारा। समझ में आया? बताओ कीट पतंगे किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से। कीट पतंगे ट्रैकिया से सांस लेते हैं, कीट पतंगे ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, इंसान इंसान किससे सांस लेगा, लंग्स से। सोचो अगर इंसान का यही लंग्स जब काम करना बंद कर दे, यानी लंग्स फूले पचके ना, है ना, फूलता है, हम सांस लेते हैं तो लंग्स फूल जाता है, फिर सांस छोड़ते हैं पचक जाता है। तो अगर ये लंग्स फूलना पचकना बंद हो जाए तब तब कैसे इंसान सांस लेगा, तब इंसान को जिंदा रखने के लिए लगाना पड़ता है वेंटिलेटर। दिखाई दे रहा है, ये देखो ये भी एक तरीके का वेंटिलेटर है, इसको फुसफुस कहते हैं। इसे दबाएंगे तो अंदर जाएगा प्रेशर से। और वेंटिलेटर में क्या होता है, मुंह के थ्रू सीधा गले तक, फेफड़े तक क्या डाल दिया जाता है, पाइप डाल दिया जाता है। और ये मशीन क्या करती है, प्रेशर से हवा मारती है और प्रेशर के साथ हवा को निकालती है। प्रेशर के साथ हवा को क्या करती है, निकालती है। समझा। तो वेंटिलेटर क्या है, एक ऐसा मशीन जो हमें एक्सटर्नली हवा प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नली क्या प्रोवाइड करता है, हवा प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन होता है ये प्योर O2 नहीं होता है, इसमें मिक्सचर होता है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा मिक्सचर किया जाता है। जैसे वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर मशीन में जो ये ऑक्सीजन होता है उसमें क्या मिक्स किया जाएगा। पहाड़ों पर जाएंगे तो जो सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें क्या मिक्स किया जाएगा। समुद्र की गहराई में जाएंगे तो उसमें क्या मिक्स किया जाएगा, वो सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जब लंग्स काम नहीं करता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, वेंटिलेटर पर। और तो समझ लो कि अगर कोई आपके परिवार का सदस्य है या कोई भी दोस्त है, अगर इसकी डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत है तो समझ लेना बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि उनका लंग्स काम नहीं कर रहा है। और लंग्स काम नहीं कर रहा है तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, बचने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अगर लंग्स डैमेज हो गया तब इंसान जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि हार्ट वार्ट फिर क्या काम, किसी काम का, हार्ट चलने दो, ब्रेन चलने दो। अगर लंग्स काम करना बंद कर दिया तो हवा नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगा तो ब्रेन को हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पहले सबसे पहले वही डैमेज हो जाएगा, कहेगा मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, मैं तो चला
काम से चला जाएगा और हमारा बॉडी डेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे पहले स्टार्टिंग मैंने कहा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है। तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पहले यहाँ लिख देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं भाई, मैं दिखाऊंगा भी, पहले मैं समझा देता हूँ। इसमें पहला चीज तो होता है हमारे जो नाक का छिद्र होता है, उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल, नाक के छिद्र को क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो जो विनाश होता है ना, जिस पर कभी कभी मुक्का मार के लोग नाक तोड़ देते हैं, उसे कहते हैं नेजल वॉल्व। नेजल वॉल्व, नेजल वॉल्व, ठीक है, नेजल वॉल्व या नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे तो जहां हमारा टॉन्सिल होता है ना, ललरी जिसको कहते हैं, ललरी, ललरी के पास वाले एरिया को कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे जहां से हमारी आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, क्या कहेंगे, लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स, यहीं से आवाज आती है। ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद नीचे अगर हम आएंगे तो हमें एक ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। दिखाऊंगा अभी सब, ट्रैकिया, श्वास नली, ठीक है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जा करके दो भाग में डिवाइड हो जाती है, तो जो दो ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं, जैसे आगे नीचे आएगा और ऐसे दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन रहता है ये, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, क्या कहते हैं, ब्रोंकस। फिर इस ब्रोंकस में से छोटे 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 और ऐसे ब्रांच निकले होते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस, ठीक है, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस में ऐसे लच्छेदार है, लच्छेदार गुच्छेदार कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, इसको कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, एल्वियोली। और हमारा जो लंग्स होता है, क्या, हमारा जो लंग्स होता है, ये मैं लंग्स बना देता हूँ। लंग्स के नीचे एक हमें मसल्स दिखाई देता है, मसल्स, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कुल 9 ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन मेनली जो हमारा श्वसन तंत्र का मेन जो पार्ट है वो होता है हमारा लंग्स। देखो ये लंग्स जो पूरा का पूरा है ना, पूरा लंग्स, लंग्स किससे मिलकर बना हुआ है, लंग्स तुम्हारा जो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकियोलिस है और एल्वियोली है, इन सब से मिलकर बना होता है हमारा लंग्स। ठीक है, मैं देखो एक नॉर्मल अभी बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं बना देता हूँ फिर एक्चुअल वाला दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा मुंह है, यहाँ से हम सांस लेंगे, आ जाएगा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस, दो भाग में डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस। और ब्रोंकस जो रहता है आगे चल करके कई छोटे छोटे ऐसे ब्रोंकियोलिस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, से ब्रोंकियोलिस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ ये लेफ्ट लंग और ये राइट। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर होता है
डायफ्राम, डायफ्राम। इसमें जो छोटे छोटे गुच्छेदार प्ले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एल्वियोली। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है ट्रैकिया, ये होता है हमारा लैरिंग्स। यहाँ पर जैसे कि अगर ऊपर देखेंगे तो होता है नेजल वॉल्व, नॉस्ट्रिल, फिर नेजल वॉल्व, उसके बाद यहाँ ललरी के पास आ जाता है फैरिंग्स। तो इसको पहले याद कर लेंगे, नॉस्ट्रिल, नेजल वॉल्व, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली और डायफ्राम। एल्वियोली और डायफ्राम। तो चलो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? पहले तो यहाँ नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल, ये है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। उसके ऊपर जाएंगे तो नसल वॉल्व। यही मार के बचपन में लोग हम फोड़ देते हैं किसी का, इसको कहते थे विनाश फोड़ दिया है हमारा, है ना। उसके बाद जो ललरी होती है, ललरी के पास आता है फैरिंग्स, फैरिंग्स, और फिर नीचे आता है ये लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। उसके बाद ये नीचे आता है पाइप के जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, फिर ट्रैकिया से ये नीचे दो भाग में डिवाइड हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस। और ब्रोंकस फिर ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसको कहेंगे ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। और इसी ब्रोंकियोलिस पर जो गुच्छेदार है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली। क्लियर हुआ? चलो मेरे साथ बोलो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सब क्या क्या इन्वॉल्व है। पहले वो याद करेंगे, उसके बाद हम इन सब के बारे में समझेंगे क्या क्या काम होता है। ठीक है, बताओ। नॉस्ट्रिल, 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 nasal wall, nostril, nasal wall, nostril, nasal wall, nostril, nasal wall, pharynx, larynx, pharynx, larynx, pharynx, larynx, trachea, pharynx, larynx, trachea, pharynx, larynx, trachea, bronchus और bronchiolis, bronchus और bronchiolis, alveoli, bronchus, bronchiolis और alveoli, bronchus, bronchiolis और alveoli। और ये नीचे होता है डायफ्राम। नीचे क्या होता है? डायफ्राम। नीचे होता है डायफ्राम। ठीक है, नीचे होता है डायफ्राम। इतना क्लियर हुआ? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, इनके नाम याद रहेंगे। एक बार लास्ट बार बोल दो। नॉस्ट्रिल, नेजल वॉल, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली और डायफ्राम। एल्वियोली और डायफ्राम। इतना क्लियर है? आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो भी फंक्शन है उसको समझेंगे। ठीक है।